करवा दें। तो ये स्मगल भी इनके ज़माने में हुई है, इसकी वजह से पैदावार कम हुई है। जाली पेस्टिसाइड्स आए, इसकी वजह से पैदावार कम हुई है। एक पैसे का काम नहीं हुआ सीड्स के ऊपर, ना जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के ऊपर, ना किसी कॉटन के सीड्स के ऊपर, या किसी के ऊपर एक, ना राइस की कोई वैरायटी पे काम हुआ। पिछले 4 सालों में एक पैसे का काम नहीं हुआ। तो ये एग्रीकल्चर की इनकी कहानी थी। मैं एक एक करके आऊँगा, आपकी इंडस्ट्री की भी बात करूँगा, सर्विसेज की भी बात करूँगा। मैं एग्रीकल्चर से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट पाकिस्तान में एग्रीकल्चर है। अगर हम ज़राअत को ठीक नहीं कर सकते तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। मतलब ये ज़रई मुल्क हम इसको कहते हैं, और $8 बिलियन का हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। $4 बिलियन की हमने इस साल के अंदर ये खुर्दनी तेल इंपोर्ट करेंगे, $4 बिलियन का। मैं उस पर आता हूँ प्राइस पे। $4 बिलियन का हम खुर्दनी तेल इंपोर्ट करेंगे। हम $2 बिलियन से ज़्यादा की कॉटन इंपोर्ट करेंगे या कर चुके हैं। हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इस साल चीनी इंपोर्ट नहीं होगी। गंदम इंपोर्ट कर चुके हैं, पिछले साल हमने $600 मिलियन की है। अब हमको $1.5 बिलियन की गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक तरफ आप कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ज़रई मुल्क है, और दूसरी तरफ आप $8 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं। इस साल पाकिस्तान का इंपोर्ट $75 बिलियन की स्पीड पे जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द आपके सामने कुछ सिफारिशात रखूँगा जिसके बिना पर हम इंपोर्ट को कुछ रोकेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो इंपोर्ट की स्पीड है वो $75 बिलियन है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $30 बिलियन की होगी। रेमिटेंस भी $30 बिलियन की इंशाल्लाह आ जाएंगे, तो फिर भी $15 बिलियन का तजारती खसारा होगा। 45 बिलियन का तजारती खसारा होगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट 15 बिलियन से तजावुज़ करेगा। गंदम इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान में आटा जो है वो आप जानते हैं, जब नवाज शरीफ साहब छोड़ के गए थे हुकूमत, या मुस्लिम लीग छोड़ के गई थी हुकूमत, तो 35 रुपये का था। आज वो 80-90 रुपये का आटा मिलता है। हमने चीनी, शहबाज शरीफ साहब जब से आए तो हमने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में भी 85 से कम करवा के 70 कर दी है। आज भी वो 70 रुपये की मिल रही है, और जब तक वो स्टॉक्स रहेंगे 70 की मिलेगी। और फिर उसके बाद मैंने इनसे कहा कि मेरे पास आइएगा, मैं फिर इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई आपको सब्सिडी दे दूँगा, तो आप चीनी सस्ती देते रहें लोगों को। हम घी के ऊपर भी तकरीबन 150-200 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। 195 रुपये की, शायद 190 रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं। तो घी भी हम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से सस्ता बिक रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें खान साहब की हुकूमत में नाकाबिल बर्दाश्त महंगी हुई हैं, जिसके अंदर डिवैल्यूएशन का भी ताल्लुक था, और जिसके अंदर नाक़िस इकनॉमिक पॉलिसीज़ का भी ताल्लुक था। और बिल्कुल सही बात है कि जिसमें इंटरनेशनल कीमतें बढ़ने का भी ताल्लुक था। जो कोविड का शॉक मिला है वो बहुत पाकिस्तान की मईशत के लिए शॉक था, लेकिन फाइनेंशियली हुकूमत के लिए वो अच्छा साबित हुआ, क्योंकि $4 बिलियन से ज़्यादा की तो G20 कंट्रीज़ ने आपसे रीपेमेंट नहीं मांगी, वो आपको डिफ़र कर दी, तो $4 बिलियन वो बच गए। इसके अलावा IMF ने आपको $1.5 बिलियन एमरजेंसी फंड्स दिए जो स्टेबलाइज नहीं होते। मकसद ये है कि IMF अमूमन लोन देती है तो आपके बैंक, स्टेट बैंक को लोन देती है जिसका डॉलर स्टेट बैंक में रहते हैं, लेकिन रुपी कंपोनेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को नहीं जाता। ये जो $1.5 बिलियन दिया IMF ने, इसका रुपी कंपोनेंट भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को गया, तो वो भी एक फ़ायदा हुआ। उसके अलावा आपने दुनिया भर से भी लोन लिए, डिपॉजिट जिसको आप कहते हैं। तो ये इमरान खान साहब की हुकूमत को ये कोविड की वजह से फाइनेंस से बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन आवाम को वो रिलीफ नहीं पहुँचा सके, और आवाम के पास सिर्फ महंगाई गई। फिर अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आखिर वक्त पे उन्होंने ये पेट्रोल की कीमत के अंदर पेट्रोल की कमी कर दी। आपको याद है कि 160 रुपये या 62 रुपये का था, 160 रुपये का था गालिबन, उसको 10 रुपये कम करके 150 रुपये का पेट्रोल कर दिया, डीजल 145 का कर दिया। जबकि उस दिन समझी थी कि बढ़ाओ, लेकिन बढ़ाया नहीं, बल्कि मज़ीद 10 रुपये कम कर दिया। और उस वक्त $80-85 का, $90 का तेल था, आज $110 का तेल है, तो तेल बढ़ गया है। अब पीछे से वो कह रहे हैं कि हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, अगर हम बढ़ाएंगे तो भी हम गुनाहगार, नहीं बढ़ाते तो भी हम गुनाहगार। वो इमरान खान साहब ये बारूदी सुरंग बिछा के गए, और ये खुश हो रहे हैं, इस पर ये लुडियाँ डाल रहे हैं। लेकिन सोचना तो ये चाहिए कि मुस्लिम लीग नून का तो जो भी, अगर आप सियासी डैमेज करना चाह रहे हैं, आपने पाकिस्तान की मईशत किस नैश पे लेके आ गए। आज अगर इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से मईशत जो है वो पेट्रोलियम और डीज़ल सब्सिडी पे 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही है माहाना, जो 3 गुना है हमारी सिविलियन हुकूमत से, तो इसका ज़िम्मेदार तो इमरान खान ही है ना, इसका ज़िम्मेदार कोई और तो नहीं है। आज जब असद उमर साहब जाके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रुपया डीवैल्यू हो रहा है, तो भाई डीवैल्यूएशन किंग तो तुम हो। सबसे ज़्यादा डिवैल्यूएशन तो आपने करी है। हम तो 115 पे डॉलर छोड़ के गए थे, आप जो है वो 180 तक लेके गए थे, 189 पे लेके गए थे। आप उस पर तो उस वक्त तो डिवैल्यूएशन पे आप लुटियाँ डालते थे कि डिवैल्यूएशन हो गई, बड़ा कमाल कर दिया। 179 से 190 से
182 एक दिन 2 दिन में आया है शहबाज शरीफ साहब की वजह से कि शहबाज शरीफ आएंगे तो बेहतरी आएगी, ये कॉन्फिडेंस था। मगर ये जो इमरान खान साहब ने जो हलचल मचा रखी है, जो एक तूफ़ान मचा रखा है पाकिस्तान में, झूठ का तूफ़ान मचा रखा है, कभी पता नहीं है गद्दार हम लोगों को कहना शुरू कर दिया। इमरान खान के बगैर इमरान खान के पूरा पाकिस्तान गद्दार है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह भी गद्दार हैं, वो भी सारे अफसरान गद्दार हैं, सारे सियासतदान भी गद्दार हैं, सारे लोग भी गद्दार हैं, जर्नलिस्ट भी गद्दार हैं। सिर्फ एक इमरान खान ईमानदार रह गया, एक इमरान खान अच्छा मुसलमान रह गया, एक इमरान खान अच्छा पाकिस्तानी रह गया, बाकी मिनहासुल कौम हम लोग बेकार हैं सब। तो ये बड़ी अजीब सी वो है। और ये जो उदम मचाया हुआ इसकी वजह से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। आज ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में नहीं हो तो शहबाज शरीफ जिस दिन आया था उस दिन तो 182 रुपये का था, डॉलर हो गया था। उसके बाद ये बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया है। बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ा है, 25% से एक्सपोर्ट बढ़ा है। उसमें आप देख लीजिए कि प्राइस इफेक्ट कितना है और क्वांटिटी इफेक्ट कितना है। बिल्कुल आप ये देख लीजिए। पहले 3 साल मुस्लिम लीग गई तो इनका एक्सपोर्ट 1 पैसा नहीं बढ़ा। पहले साल एक्चुअली कम हो गया, दूसरे साल फिर बराबर आया, और तीसरे साल जब ये तीसरे साल भी हमारे दूसरा साल कोविड तब काफ़ी कम हो गया, तीसरे साल हमारे बराबर आया। पहले साल $500 मिलियन कम था हमसे, दूसरे साल $2.5 बिलियन कम हुआ, और तीसरे साल हमारे लास्ट ईयर से $400 मिलियन बढ़ा है। इस साल जाके बढ़ा है। लेकिन आप परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट देख लीजिए कि जब पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो तो आपका परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट तो वहीं खड़ा हुआ है। इंपोर्ट 50% बढ़ा है। तो ये इस बात पे बड़े खुश होते हैं कि हमने एक्सपोर्ट 25% बढ़ा लिया, जिस पे हम गुजारिश करते हैं कि इसमें प्राइस इफेक्ट ज़्यादा है कि 6,000 रुपये की रुई 18,000 रुपये की हो गई तो टी शर्ट और शर्टों की कीमत महंगी हो गई। तो फिर इंपोर्ट बढ़ता है तो उस पर आप कुछ नहीं बोलते, उस पर आप बोलते हैं यार प्राइस बढ़ गई। तो भाई प्राइस तो दोनों चीज़ों पे बढ़ी है ना, इंपोर्ट पे बढ़ी, एक्सपोर्ट पे भी बढ़ी है। लेकिन इंपोर्ट 50% बढ़ा है, एक्सपोर्ट 25% बढ़ा है। तो ये आप देख लीजिए, तनाजुर में देख लीजिए कि इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है। भाई गाड़ियों के $2 बिलियन से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन क्यों आ रहे हैं, खुर्दनी तेल इतना क्यों आ रहा है, गंदम क्यों इंपोर्ट हो रहा है क्योंकि आपने गंदम पैदावार नहीं करी, रोई की इतनी इंपोर्ट क्यों हो रही क्योंकि आपने मुनासिब रई पैदावार नहीं करी, चीनी क्यों इंपोर्ट हो रही है क्योंकि आप चीनी की भी इंपोर्ट करने में नाकाम रहे। मतलब ये बेसिक चीज़ें जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मशीनरी की क्या बात कर रहे हैं हम? क्या मशीनरी का परसेंटेज ऑफ टोटल इंपोर्ट बढ़ी है? नहीं बढ़ी। आपने 1 पैसे का जो इमरान खान साहब ने जब इनकी हुकूमत हम छोड़ के गए थे, और इनफैक्ट हमारे छोड़ने के 1 महीने बाद 30 जून 2018 को पाकिस्तान का कर्जा था 24,952.9 अरब रुपये, 24,952.9 अरब रुपये। उसको इमरान खान साहब ने 20,000 अरब से बढ़ा दिया पौने 4 साल में, 20,000 अरब से बढ़ा दिया। यानी कि जितना कर्जा पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान ने लिया, और लियाकत अली ख़ान के बाद जितने वज़राए आज़म आए, इसके अंदर मिर्ज़ा साहब तक सिविलियन वज़ीर आज़म आते रहे, मोहम्मद अली बोगरा साहब आए, आया चुंदरीगर आए, दीगर और लोग आए। उसके बाद अयूब खान साहब आए, फिर याया खान साहब आए, फिर भुट्टो साहब आए, फिर जनरल ज़िया आए, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, फिर नवाज़ शरीफ आए, फिर मोहतरमा आई, फिर नवाज़ शरीफ आए, फिर मुशर्रफ साहब आए, ज़फ़रुल्लाह जमाली आए, मोहम्मद ख़ान जुनेजो आए, शौकत अज़ीज़ साहब आए, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी आए, फिर राजा अशरफ आए, नवाज़ शरीफ आए, और शाहिद अब्बासी आए, और नासिर मुल्क आए। जितने ने सब ने मिला के लोन लिया उस 71 सालों में, उसका अकेले इमरान खान ने पौने 4 साल में उसका 80% लोन ले लिया। वो आदमी जो कर्जा कम करने आया था वो 19-20 प्राइम मिनिस्टर एक जगह, मिलिट्री डिक्टेटर्स एक जगह, पाकिस्तान के सदूर एक जगह, उन्होंने जितना कर्जा लिया 25,000 अरब रुपये, उसके सामने 20,000 अरब रुपया इमरान खान पौने 4 साल में लेके चले गए। और फिर उसके बाद हमको ये भाषण देते हैं कि कर्जा वो कम करने आए थे। तो कोई थोड़ी सी रियायत तो करनी चाहिए, थोड़ी सी रियायत तो करनी चाहिए, थोड़ा सा तो ईमानदारी की ज़रूरत है। कुछ तो कहीं तो सच्चाई का साथ ले लें। उसके बाद ये कहते हैं हम टैक्स डबल कर देंगे। माशाल्लाह ये कह के आए थे टैक्स डबल कर देंगे। मैं जब वज़ीर ख़ज़ाना छोड़ के गया था, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, तो हमने 3842 अरब रुपया जमा किया था, जो कि तकरीबन डबल था जो हम आए थे। जार साहब ने पहले 3 सालों में 60% टैक्स डबल किया था, बढ़ा दिया था। हम नॉमिनल डबल करके गए थे, और टैक्स टू GDP रेशो जो था, FBR टैक्स टू GDP रेशो 8.5 से बढ़ाकर 11.1% पे ले गए थे तीनों साल। और अब ये 4था साल मुस्लिम लीग जब गई है, 4 साल PTI को मिले, 2000 अरब रुपए का नया टैक्स लगाया। आज तक वो मुस्लिम लीग नून का टैक्स टू GDP रेशो नहीं लेकर आए। पहले साल तो 9.2 पे गए, फिर 9.6 पे गए, फिर 10.2 पे गए, और इस साल भी बड़ी मुश्किल से 11% से कम ही आएंगे इनफैक्ट।
ये मैं पुरानी जीडीपी की बात कर रहा हूँ, नई जीडीपी में तो और भी कम हो गया, तो टैक्स टू जीडीपी भी नहीं लेकर आए। पता नहीं कितने इन्होंने लड़के सोशल मीडिया पे लंबे हुकूमत के पैसों पर रख लिए जो कि इनका काम करते थे, ये काम ज़रूर करा इन्होंने, हर जगह पे बेकायदगी करी है। ये जो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी देके गए, इसको फंड भी नहीं किया, वो भी आगे हमने किया है, वो भी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया है। और शौकत तरीन साहब ये फरमाते हैं कि वो पता नहीं पैसे छोड़ के गए थे जिधर से पेट्रोल की सब्सिडी दी, तो मुझे बता भी दो कि भाई कहाँ छोड़ के गए थे, मैं वज़ीर ख़जाना आया हूँ आपके बाद, तो मुझे बता दो कि यार यहाँ रखे हुए पैसे, ये छोड़ के गए थे, मुझे बता दें, मुझे तो नज़र नहीं आए कहीं पैसे, किधर रख के गए पैसे। IMF के पास आपने दिसंबर में ये वादा किया है, और IMF से ये वादा किया है इन्होंने कि 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, और कोई मतलब 3900 अरब या तकरीबन 4000 अरब गिन लीजिए, 4000 अरब रुपए का टोटल डेफिसिट होगा और 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, 25 अरब रुपए का। वो 25 अरब से बढ़कर ये 1320 अरब रुपए पे पहुंच गए प्राइमरी डेफिसिट, 54% दूर हो गए प्रोग्राम से। अब मैं कहाँ से 2 महीने 2.5 महीने में मैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, उनकी लीडरशिप में हमारी काबीना कहाँ से वो लेकर पूरा करेगी? 1300 अरब से हम 25 अरब कहाँ पे लेकर आ सकते हैं? नहीं ला सकते। IMF ने प्रोग्राम उनके साथ ख़त्म कर दिया था। IMF से इनकी ये बस ये इल्तिजा कर रहे थे कि ट्वीट ना करो इस बारे में कि प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। मैं आते साथ ही IMF के पास गया, मैंने कहा यार हमसे बातचीत शुरू करो। उन्होंने कहा हमको पॉलिटिकल कमिटमेंट दें। मैंने कहा 1 साल हम प्रोग्राम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है फिर बात करते हैं। मैं कहा अब 1 साल प्रोग्राम बढ़ाओगे तो फिर $2 बिलियन और भी कर लो। मैं भी मेमन हूँ, मतलब अगर 1 साल और फंस रहा हूँ IMF में तो पैसे तो बढ़ाऊँगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है इस पर भी बात करते हैं। हमने इन्होंने मिशन भेज रहे थे, मिशन आ रहा है इंशाल्लाह इनका 18 तारीख को, और इंशाल्लाह ताला 18 तारीख को कतर में हमारे लोग जा रहे हैं, उनसे मिशन पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि IMF से वो बात करें। जो वादे, मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि जो वादे इमरान खान ने बहैसियत वज़ीर आज़म के करे, वो सॉवरन वादे थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के, वो वादे हम पूरे करने में बाउंड हैं। वो जो कहते थे कि CPEC को हम खोलेंगे, हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन जो इम्पॉसिबल चीज़ें वो करके चले गए IMF के साथ। IMF के पास ये क्या मान के गए थे ये भी बता दूँ। शौकत तरीन साहब ने IMF को कहा था कि हम 1 पैसे की सब्सिडी नहीं देंगे, उसके ऊपर हम 30 रुपये लेवी लगाएंगे और उसके ऊपर हम 17% टैक्स लगाएंगे। तो जो शौकत तरीन साहब ने कहा था उस हिसाब से तो आज 150 रुपया पेट्रोल और डीजल कम से कम बढ़ना चाहिए। डीजल शायद 150 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। और ये PTI के सोशल मीडिया के लोग और कुछ जर्नलिस्ट जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, वो ये फिर काट के मेरा डाल देते हैं। मैं उस दिन भी ये कह रहा था कि शौकत तरीन ये वादा करके गए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इतना बढ़ाएंगे। शौकत तरीन जो वादा करके गए थे IMF से, इमरान खान की वज़ीर ने वो ये वादा किया था कि पूरा सब्सिडी ज़ीरो होगी, 30 रुपया लेवी लगेगी और वो सब्सिडी और लेवी लगने के बाद 17% टैक्स लगेगा। ये उन्होंने वादा किया था। हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। मैं अभी से आपको कह रहा हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि बहुत महंगाई हो गई है और पेट्रोल और डीजल अगर और महंगा होगा तो मज़ीद महंगाई होगी। मैं जा रहा हूँ IMF में, मैं उधर से उनसे बात करूँगा एक मरतबा फिर, और इंशाअल्लाह ताला हम कोई इसका हल निकालेंगे। मैं आवाम के ऊपर बोझ डालने के मैं हूँ या ना हूँ, मेरा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल इस पर वो नहीं है। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने तो रेकमेंड भी किया था लेकिन क्या आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ा दें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि इस वक्त आवाम के ऊपर हम बोझ डालने के, आवाम जो है वो मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहर्रिक नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम IMF से जाके बात करते हैं और हम इसका कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात बतानी ज़रूरी है कि इस जगह पे कि एक तरफ आप IMF को वादा करके गए कि यहाँ पे प्राइसेस लेकर आएंगे, और एक तरफ आपने यहाँ प्राइस रखी हुई है, ये जगह पे इमरान खान हमको लेकर आए हैं। एक तरफ आप 125 अरब रुपया महीने का नुकसान कर रहे हैं, जो कि सिविलियन हुकूमत चलाने के 3 गुना ज़्यादा खर्चा है, और डेफिसिट जो है वो आप 1300 अरब रुपया छोड़ के गए 25 का वादा करके, और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर पॉलिटिकल तनकीद कर रहे हैं कि हम प्राइस बढ़ाएं तो भी गलतवार है और नहीं बढ़ाएं तो भी कसूरवार हैं। तो ये जगह भी इमरान खान हमको छोड़ के गए हैं। मगर एक आदमी जो कि हुकूमत से निकाला गया है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो रोज़ नई बात करता है। अभी पता नहीं क्या क्या बातें शुरू हो गई। मैं उधर नहीं जाता हूँ, मैं वापस मईशत पे आ जाता हूँ। हालांकि मैं दिल तो बहुत होता है कि उन चीज़ों का जवाब दिए आदमी, लेकिन बहरहाल तो कर्ज की मैंने आपसे बात करी, मैंने आपको बताया कि टैक्स कम कर दिया। खर्चे की बात कर लेते हैं। 1 पैसे का खर्चा खान साहब ने कम नहीं किया। खान साहब कहते थे कि शाही खर्च है नवाज शरीफ का। चलो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं कि शाही खर्च था नवाज शरीफ का।
तो फिर आपका खर्चा तो कम होना चाहिए था ना, आप तो आम आदमी थे। चलो मैं 93-99 करोड़ रुपए जो उन्होंने पेट्रोल पे डगा दिए हेलीकॉप्टर के, वो भी माफ़ कर दिए कि हेलीकॉप्टर में बैठने की आदत थी, चलो कोई बात नहीं, हमने वो माफ़ कर दिया। अभी केपी की हुकूमत पे घूम रहे हैं, पहले वफाकी हुकूमत के हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, वो हमने माफ़ कर दिया। उसके बावजूद क्या खर्चा कम किया, और मैं आपको बताऊं किस तरह इन्होंने खर्चा कम किया जो दिखा रहे हैं। एक्चुअली खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, इन्फ्लेशन से डबल से ज़्यादा बढ़ा है, डबल से ज़्यादा इन्फ्लेशन से बढ़ा है, लेकिन खर्चा कम करने का एक बेहतरीन तरीका निकाला। पहले NDMA को, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर होता था तो उसका खर्चा मिल के गिनते थे। उसके बाद उन्होंने बजट के अंदर उसको अलग गिनना शुरू कर दिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खर्चा कम हो गया। ये चालाकियों से ये हुकूमत नहीं चलती है, संजीदगी से काम करने से हुकूमत चलती है। जब आप 4 में से 3 साल LNG मंगवाना भूल जाते हैं, और मैं भूल ही कहता हूँ, तो फिर हुकूमत चल नहीं चलती। जिस दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, 7,500 मेगावाट पावर प्लांट्स पाकिस्तान में बंद थे। 5,500 मेगावाट इसलिए बंद थे कि उनके पास फ्यूल के पैसे नहीं थे या फ्यूल नहीं थी, और 2,000 मेगावाट प्लांट इसलिए बंद थे कि उनकी मरम्मत वक्त पे नहीं हुई थी, जिनको, और ये आप लोग सारे मेरे भाई समझते हैं कि सर्दियों में पाकिस्तान में डिमांड बिजली की कम होती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आपको मेंटेनेंस करनी होती है, और इन मशीन बड़े हाईटेक मशीन होते हैं तो मेंटेनेंस करनी होती है, तो आप सर्दियों में मेंटेनेंस कर लेते हैं ताकि गर्मियों में ये ख़राब ना हो। ये छोटी मोटी कारखाने वाले भी होते हैं ना, वो भी ये बात समझते हैं कि आप मतलब ऑफ सीज़न में मेंटेन कर लें। इन भाई लोगों ने किसी चीज़ को मेंटेन नहीं किया, और इन्होंने ही कर दिया। अगर आपको याद है कि एक मतलब पूरे पाकिस्तान में बिजली चले गई थी, तो उमर अयूब साहब आए, उनसे पूछा कि क्या वजह है बिजली चलेगी, उन्होंने कहा ये नहीं पता, लेकिन गलती नवाज शरीफ की है। तो और फिर वो क्या हुआ, पता चली कि वो मेंटेनेंस करते हैं, उसको थोड़ा सा वो ऑयल डालना, लुब्रिकेंट डालना होता है, वो डालना भूल गए थे, बिजली चले गई। लेकिन जाहिर है कि गलती नवाज शरीफ की थी। नवाज शरीफ को एक आदमी छोड़ के जाना चाहिए था कि जो कि काम करता, इमरान खान सिर्फ तकरीरें करता, तो वो नहीं हुआ। तो ये इस किस्म की मईशत के बाद आज अगर आके हमको ये लेक्चर दे रहे हैं कि मईशत किस तरह चलाओ, आज अगर आके मुझे ये बता रहे हैं कि डिवैल्यूएशन बुरा होता है, तो डिवैल्यूएशन 1 महीने पहले बुरा नहीं होता था, डिवैल्यूएशन आज से बुरा हो रहा है। मुझको आज ये बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन बुरा है, उस दिन हमाद अजहर साहब कहते हैं कि आटे और टमाटर की प्राइस बढ़ गई। मैं कहा चलो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। इमरान खान तो कह रहा था कि मैं टमाटर की प्राइस देखने ही नहीं आया हूँ। तो मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि शहबाज शरीफ टमाटर की प्राइस का जिम्मेदार है। मिफ्ता इस्माइल तो खैर वो अदना सा मिनिस्टर है, लेकिन शहबाज शरीफ की तमाम जिम्मेदारियां हैं। टमाटर की प्राइस पाकिस्तान में बढ़ती है, मुर्गी की प्राइस बढ़ती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारी है। मिनासल काबीना हमारी जिम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह ताला हम यही करने आए हैं, आवाम की ज़िंदगी आसान बनाने आए हैं और बनाएंगे। और मईशत के अंदर मैं आपसे ये जो मैं आपको पैगाम देने आया हूँ वो ये है कि इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है। तो आज आप कोई एयरपोर्ट पे बाहर जाके लाइनें ना लगाएं पेट्रोल पंप पे, डीजल की और पेट्रोल की प्राइस नहीं बढ़ रही। नंबर मैं दोपहर से बता रहा हूँ ताकि लोग गर्मी में जाके लाइनें ना लगाएं। और नंबर 2 वहीं रहेंगी। और नंबर 2 मैंने समरी भेज दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं है, लेकिन जो मुझे कभी उम्मीद है कि प्राइस नहीं बढ़ेगी। और नंबर 2 जो मैं गुजारिश करने आया हूँ वो ये है कि हम ये बात जानते हैं कि क्या हालात हैं पाकिस्तान के। IMF से इंशाअल्लाह ताला हम मुज़ाकरात करेंगे, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम IMF के साथ मिलकर खुश उसलूबी से मामलात को हल करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला महंगाई पे काबू पाएंगे। और ये बात दुरुस्त है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस किस्म की ऑयल प्राइसेस हैं तो फ्यूचर में ऑयल प्राइस, पेट्रोल प्राइसेस एडजस्ट होंगी, डीजल प्राइसेस एडजस्ट होंगी। हम दुआ करें अगर पेट्रोल की प्राइस दुनिया भर में ऑयल की प्राइस कम हो जाती है तो फिर करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं कम होगी तो कभी ना कभी एडजस्ट करनी पड़ेगी मुझे। मैं भी इधर आके करूँगा, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन आज वो करने की नौबत नहीं है। मैं ये भी बताने आया हूँ। और दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे PTI वाले भाई जो है वो हमको बहुत सारी चीज़ों पे उनको लेक्चर देना चाहिए। हमको बताना चाहिए कि सोशल मीडिया किस तरह चलता है, हमको बताना चाहिए कि फ़ेक अकाउंट्स किस तरह चलते हैं, हमको बताना चाहिए कि ये पैसों के ऊपर तैनाती किस तरह करते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स किस तरह करते हैं, हमको बताना चाहिए कि बड़े बड़े लोगों के जहाज़ इनको किस तरह मिलते हैं। हमको बहुत सारी चीज़ें सिखानी चाहिए कि 2-2 साल के अंदर रियल इस्टेट के अंदर लोगों ने अरबों रुपये कैसे कमा लिए,
और पता चली कि कभी टैक्स फॉर्म नहीं भरे लेकिन पता चली 20-20 साल से वो रियल इस्टेट में काम कर रही थी। ये सब चीज़ें हमको सिखा सकते हैं। मईशत के बारे में हमको ना बताओ, खुदा का वास्ता है। ये मईशत को जो आप हाल करके गए उसके बाद हमसे मईशत के बारे में बात ना करो। शुक्रिया। सर 2-3 छोटे सवाल हैं, क्योंकि ये भी बयानिया बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान शायद श्रीलंका बनने जा रहा है। नेट मुझे बता दें, जो स्टेट बैंक के रिजर्व में अगर डिपॉजिट आप निकालते हैं तो नेट रिजर्व कितने आपके? दूसरा, आपके कुछ वजीरों ने कहा कि $140 मिलियन लंदन से आए थे, आपने वो तलाश कर लिया किस अकाउंट में हो? सेकंड, ये जो आप प्राइसेस ये लंदन में फैसला हुआ है कीमतें ना बढ़ाने का या इधर फैसला हुआ? जी, इसमें से छोटा सवाल कौन सा था? पहले मैं आपसे गुजारिश देखें मैं तो ऐसे ही अज़रा मजाक कह रहा था। 3 सवाल आपने पूछे। पहला सवाल ये था कि डिपॉजिट स्टेट बैंक के रिजर्व जो थे वो 10.4 या 10.3 बिलियन डॉलर्स हैं। डिपॉजिट्स आपको भी पता है सनाउल्लाह साहब के कितने? नहीं, आपको पता है, स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी है। मुझे जवाब देना। और दूसरा, आप ये भी जानते हैं सर कि हुकूमत पाकिस्तान के पास काफ़ी कर्ज है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान के वसाइल देखिए यार, हमको श्रीलंका से आप कंपेयर नहीं कर सकते। उनके रेशोज़ बहुत आउट थे। मैं समझ रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस वक्त थोड़ी डिफ़िकल्टी है, लेकिन ये कि हम IMF, उन्होंने तो IMF को ठुकराया था, हम IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। मैं तो आपसे इस वक्त कह रहा हूँ कि मैं कल परसों IMF का प्रोग्राम इंशाल्लाह हम बातचीत शुरू करने वाले हैं। हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस जाएंगे, मैं भी चले जाऊँगा वक्त पे कतर, और मैं जाऊँगा अगले हफ्ते तक IMF से, और इंशाल्लाह खुश उसलूबी से उसको तय करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हम कभी भी प्राइस नहीं बढ़ाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि आज नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये बात भी कह रहा हूँ। तो उधर बिल्कुल ना जाइए, बिल्कुल मैं IMF से बातचीत कर रहा हूँ, उस हिसाब से कर लेंगे हम। नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल पूछा कि वो $140 मिलियन आए थे, वो किस अकाउंट में? भाई ये तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं एज अ मिनिस्टर आपको कह सकता हूँ, कुछ चीज़ें आप लोग जय्यद जर्नलिस्ट हैं, आप लोग ज़रा मालूम करें ना कि ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास शायद $140 मिलियन पाउंड ना हो, लेकिन अगर मैं आपके एक जब्त करे हुए $140 मिलियन पाउंड आपको वापस कर देता हूँ तो शायद आप भी मुझे कुछ फेवर तो करते होंगे ना। मैं फी सबीलिल्लाह तो नहीं करूँगा ऐसा काम, राइट? और अगर कर रहा हूँ तो बड़ी अजीब सी बात है कि जितने पैसे आप पूरे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देते हैं, जिसको एहसास को देते हैं, आपने एक फ़र्द वाहिद को 1 साल में दे दिए, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तो ये मुझे सब मैं आप ले लें मलिक रियाज का नाम, मैं क्यों लूँ? आप ले लें मलिक रियाज का नाम, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात है, अगर वो नाम है, मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ कि 140 मिलियन आए थे हुकूमत पाकिस्तान के पास, वो किस अकाउंट में? हुकूमत पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं गए, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है? नंबर 1। और तीसरी बात, आपने जो तीसरा सवाल पूछा है, देखिए यार, काबीना का फैसला, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मैंने समरी भेजी है प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी तरफ से। मैं इसका प्रोसेस बता दूं कि ओगरा एक समरी निकालती है, पिछले 15 दिन की जो हुकूमत का खर्चा होता है, हुकूमत की जो एक्चुअल पेट्रोलियम इंपोर्टिंग कंपनी की जो कॉस्ट होती है, उस बेसिस पे वो पेट्रोलियम वजारत को भेजती है, वो फाइनेंस मिनिस्टर को भेजती है, फाइनेंस मिनिस्टर आगे वो समरी अपने कमेंट्स लिखकर प्राइम मिनिस्टर को भेजता है। जो साहब प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला फरमाएंगे वो हम आपको दे देंगे। जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई है, मुझे ये पता है कि आज वो प्राइस बढ़ाने के मूड में नहीं है। मुझे उन्होंने कह दिया कि मिफ्ता आज मैं प्राइस नहीं बढ़ाऊंगा, वो अभी आए भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, आज उनका इंतकाल हो गया है अब कल मजहब से शेख साहब का। तो प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे तो मैं कल उनके साथ बैठ जाऊंगा, बात कर लूंगा। वो आज रास्ते में मुझसे बगैर मीटिंग करे ये फैसला नहीं फरमाना चाहते थे। बस हो गया था। ये आपने कहा कि 30 मिलियन गंदम जो हम बाहर से मंगवाते हैं, आप मुझे ये बताएं कि हमारी कुल पैदावार कितनी है? नंबर 1, जब आप प्रीवियस दौर में फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त कितनी थी? नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त आपको 4 करोड़ 20 लाख टन थी, और अभी कितनी है? जी नहीं, जिस साल मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, लास्ट ईयर मुस्लिम लीग नून का 25.5 मिलियन टन, 25 करोड़ 50 लाख टन हमारी गंदम की पैदावार थी। उस साल हमको मज़ीद गंदम की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक्स भी रखे हुए थे और गंदम स्मगल भी नहीं हो रही थी। 3 चीज़ें थी, एक पैदावार 25.5 मिलियन टन थी, नंबर 2 ओपनिंग स्टॉक्स थे 1-2 मिलियन टन के, और एक्समगल नहीं हो रही थी। अब सूरत हाल डिफरेंट है कि इतने स्टॉक्स नहीं हैं। दूसरा, अब हमने ये डिसाइड किया है कि हमको 20 लाख टन 2 मिलियन टन रिजर्व में रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, प्राइसेस आपने देखा ऊपर नीचे होती है, तो 2 मिलियन टन रिजर्व। तो ये रिजर्व बिल्ड करने के लिए मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 26 मिलियन टन इंशाअल्लाह ताला गंदम हो जाएगी। लेकिन इस बार मैंने सुना है कि कुछ बारिशें देर से आई तो दाना थोड़ा सा छोटा हुआ है, तो देख लेते हैं। लेकिन इसलिए हम
एहतियातन 3 मिलियन टन कर रहे हैं गंदम ताकि प्राइस इधर ना बढ़े। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा, मैं सच्ची बात है कि 2 मिलियन टन में गुजारा कर सकता था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तुम स्ट्रैटेजिक स्टॉक भी बना लो और प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए तो ज़्यादा वाफर मंगवा लो, क्योंकि आजकल रशिया और यूक्रेन की जंग है और पता नहीं ये जंग कब तक चलती है और अगले साल की फसल कैसे हो, तो बेहतर ये है कि इस साल हम थोड़ी सी गंदम स्टॉक कर लें। जी भाई, ये बताइएगा कि जब आपकी हुकूमत आई तो आपने बड़ा दावा किया था कि दोस्त ममालिक जो हैं वो उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मियां साहब के, और फौरी तौर पर आप सऊदी अरब भी गए, उसके बाद UAE भी गए, तो उनके साथ जो मुआहदे हुए थे वहाँ जो बातचीत हुई थी, और एक टीम दुबई की से भी और भी हमारे तो उनके मुआहदों का क्या बना, वो कोई मिला वहाँ से कुछ? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग भी हुई है और शायद मैंने भी गलत बात कर दी, तो मैं आपको बताऊं। जब हम सऊदी अरब गए थे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ ले गए थे सऊदी अरब, मैं भी उनके साथ था, तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब की शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से भी बात हुई थी और बड़ी अच्छी बात हुई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रोक लिया था, मैं वहाँ से रियाद चला गया और उनके वज़ीर ख़जाना जो कि एक दिन पहले जद्दा में थे, उनके साथ में दूसरे दिन में उनसे मुलाकात की मैंने। तो हमने 2-3 चीज़ों की बात करी है। एक तो जो मैंने फिर से गुजारिश कर लेता हूँ कि पहली बात ये थी कि जो पैसे उनके डिपॉजिट हैं और वो हटाने का नहीं कह रहे थे, लेकिन मैंने बहरहाल एहतियातन कहा कि ये जो आपके डिपॉजिट दिसंबर में ड्यू हो रहे हैं इसको आप प्लीज़ रिन्यू कर दीजिएगा। अब वो दिसंबर में ड्यू हो रहे हैं तो वो अभी तो रिन्यू नहीं करेगा, वो दिसंबर में रिन्यू करेगा ना, अभी जो ड्यू ही नहीं है। तो उसने बड़ी मुस्बत बात करी, उसने कहा मैं रॉयल कोर्ट में आपकी बात में मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात जो है रॉयल कोर्ट तक भेज दूंगा, विच इज़ टू से कि शेख मोहम्मद से वो अप्रूवल ले लेगा। और शेख मोहम्मद साहब ने बड़ी अच्छी बात कर ली थी प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो वो हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएगा वो, लेकिन अभी दिसंबर नहीं हुआ है, अभी अप्रैल है, मई है सॉरी। दोयम हमने ये कहा था कि जो ऑयल की हमको लाइन दी गई है वो $100 मिलियन महीने के दी गई है सऊदी अरब से, वो ऑयल की लाइन को एक्सटेंड कर दें। यानी कि अगर पहले $50 का बैरल था और मैं 2 मिलियन बैरल ले सकता था, तो अब मैं 2 मिलियन बैरल लेने के लिए मुझे 200 मिलियन चाहिए, तो मैंने कहा था कि उसको डबल कर दें। उन्होंने तजवीज़ करी कि 50% हम अगर उसको बढ़ाते हैं तो हमारे एग्जिम बैंक के अंदर थोड़ी सी टाइटनेस आई है, हम आपको ये लाइन बढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं और से लाइन बढ़ा देते हैं, ओपेक फंड से लाइन बढ़ा देते हैं, चलो मैं इतना बढ़ा देता हूँ, ओपेक फंड से बढ़ा देता हूँ, या इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से मैं आपको वो लाइन बढ़वा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो ये क्रेडिट लाइन चाहिए, आप सऊदी अरब से बढ़ा दें, एग्जिम बैंक से या ओपेक फंड से बढ़ा दें, आई एम फाइन विद दिस। तो उस पर बात हो रही है और वो फिर ईद की छुट्टियाँ आ गई और अब ये फिर मैं चला गया था लंदन पे, अब कर लेंगे वो बात, लेकिन वो बात हो गई है। तीसरी बात थी, हमने मज़ीद डिपॉजिट की बात करी थी, उस पर इन्होंने मुझे एक पेशकश करी है जिसका मैं अभी इस वक्त जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने एक पेशकश करी है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ कि मुस्बत बात हुई है, लेकिन हतमी तौर पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुस्बत बात करी, उन्होंने एक नई पेशकश बड़ी अच्छी करी है, लेकिन मैं भी उस पर मज़ीद बात नहीं कर सकूँगा। अब आइए आप दुबई की बात पे, UAE की बात पे, माशाअल्लाह माज़रत के, मैं UAE के दौरे पर नहीं था, वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ घंटे रुके थे, लेकिन फिर वो जब तशरीफ़ ले गए थे, वो वापस जब आए तो ईद के दिन UAE की टीम आई थी, उनकी बातचीत थी, हमारी ईद थी, मैं भी उस मौजूद था। और प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है जिसका मैं हेड हूँ, जो इनसे निगोशिएट कर रही है, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन मांगी थी, हमने वो इन्फॉर्मेशन दी है। हमको कुछ काम यहाँ पे करना था जो हम अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे कुछ चीज़ें करनी है हमें, वो हम करके इनसे बात करेंगे। फिर इसके अंदर ये सानिया हो गया शेख खलीफा का, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी बात हो जाएगी, किसी ने मना नहीं किया, सब बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ 4-6-8 दिन लगते हैं इन चीज़ों में, तो वो लग रहे हैं। जी अली शेख साहब, सर ये बताइएगा कि आज असद उमर साहब ने बड़ा क्लियर सा क्वेश्चन आपसे पूछा है जी, उन्होंने कहा कि हम $22 अरब छोड़कर गए थे, आपने 1 महीने में $12 अरब लगाए कहाँ, उसका ब्रेकअप दे दें एक बार। और दूसरा ये बता दें कि आपने कहा कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये जायज़ बढ़ती हुई कीमतों को रोका, तो आप भी तो वही कर रहे हैं कि आप भी अपनी हुकूमत बचाना चाहते हैं। एक तो ये है कि ये मैं असद उमर साहब से, मैं समझता हूँ कि वो इमरान खान साहब के साथ बहुत वक्त निकालते हैं, मगर फिर भी मैं तवक्को करता हूँ कि वो झूठ ना बोला करें, जैसी भी सोहबत हो उनकी। मैं जानता हूँ कि शेख रशीद और इमरान खान के साथ रह के आदमी कभी कभी गलती कर जाता है। 22 बिलियन कहाँ छोड़ के गए थे, मुझे बता देना, पता तो बताएं, किसी है किधर छोड़ के गए थे, मुझे बता दें। अगर कहीं छोड़ के गए तो मैं जिम्मेदार हूँ,
मैं कसम से इसमें मैं जिम्मेदार हूँ, मैं दिखाऊंगा इनको कि मतलब कैसी बातें कर रहे हैं यार। 10.4 बिलियन डॉलर्स का ये जो इनके सोशल मीडिया पे झूठ बोलते हैं वो इसको सच मानना शुरू कर दें तो फिर अलग बात है। 10.4 बिलियन डॉलर का स्टेट बैंक का रिजर्व था और 6 बिलियन डॉलर्स का प्राइवेट बैंक का रिजर्व था। वो रिजर्व आज तक मौजूद हैं। 10 बिलियन डॉलर्स मैं किधर लेके जाऊँगा? कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों जैसी। हाँ, जब बात कर ही रहे हैं तो फिर मैं ये भी बोल लेता हूँ कि जब इन्होंने 20,000 अरब रुपया कर्ज ले लिया और जब इन्होंने 27 अरब डॉलर का भी कर्ज ले लिया, 20,000 अरब में शामिल है कि एक 75 से 102 अरब रुपए का जब लोन बढ़ा लिया तो वो 27 अरब डॉलर किधर गए? हम तो आपको बता सकते हैं कि हमने जो 10,000 अरब का लोन लिया था उसमें 12,000 मेगावाट बिजली लगाई है, उसमें पाकिस्तान भर में रोडों का जाल बिछाया है, उसमें 1700 किलोमीटर मोटरवे बनाया है, गवादर का एयरपोर्ट बनाया है, गवादर का एक्सप्रेसवे बनाया है, कराची पोर्ट को बड़ा करा है, 2 LNG टर्मिनल लगाए हैं, बिक्की बलोकी हवेली बहादुर शाह के अंदर पावर प्लांट्स लगाए हैं, फोर्ट कासिम में पावर प्लांट लगाया है, सरगोदा नहीं साहिवाल में पावर प्लांट लगाया है। हमने तो ये चीज़ें कर सकते हैं। 102 अरब रुपए की हमने 130 अरब रुपए की डियामर बादशाह में ज़मीनें खरीदी हैं। पंजाब में 1300 BHU को हमने ठीक करा है। हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब के अंदर ICU बनाया है। उन्होंने क्या किया ये भी बता दें हमको। असद उमर साहब इससे पहले कि मुझसे हिसाब मांगे 1 महीने का, अपने 3.25 साल का तो हिसाब दे दें। जी सर जी जी ना बढ़ाने का भी बता देना क्यों नहीं। मैं आ जाऊँ जी। अच्छा, एक तो ये बताइए सर कि ये तीसरी मरतबा है कि जो सियासी फैसला है वो कीमतें बरकरार रखी जा रही हैं। तो एक तरफ आप लोग साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो पैकेज था उसको गैर कानूनी करार दे रहे हैं कि काबीना से मंजूरी नहीं दी गई, उसके बावजूद पैकेज दिया गया। आप वही गैर कानूनी काम कर रहे हैं और सियासी बुनियादों पर कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आप लोग वो काम क्यों कर रहे हैं? इसके साथ ये बताइएगा कि जो आप एक नॉन इलेक्टेड वज़ीर खजाना है 6 माह के लिए, उसके बाद पता नहीं एडवाइजर आप होंगे नहीं होंगे या उससे पहले हुकूमत चली जाए कोई पता नहीं है। तो आपके बारे में हुकूमत के अंदर में से आवाज़ें उठ रही हैं कि आप एक नॉन इलेक्टेड वज़ीर खजाना है और आपके बारे में बेख्तियार वज़ीर खजाना का तासुब भी पाया जाता है कि जो चीज़ आप रिकमेंड करते हो वज़ीर आज़म रिजेक्ट कर देता है, उसको पेट्रोलियम कीमतें ही ले लें। तो लंदन से भी जो एक साबिक वज़ीर खजाना है वो भी आपकी खुलेआम पॉलिसी से इख्तिलाफ कर रहे हैं। तो आप एक बेख्तियार वज़ीर खजाना रहने का जो तासुर है आपके बारे में उसको बरकरार रखेंगे या अपना ओहदा छोड़कर घर चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ओहदा छोड़ के घर नहीं जा रहा हूँ। आप बिल्कुल उसमें ना रहें, कोई भी इस खुशफहमी में ना रहे। वज़ीर आज़म में हर वज़ीर जो है वो वज़ीर आज़म की उस सवाबदीद पे होता है। अगर वज़ीर आज़म जिस दिन कहेगा उस दिन चले जाएगा। अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो मैं उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कितना इख्तियार है और कितना इख्तियार नहीं है वो सब लोगों को पता है। और आपकी बात पे बता दूं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, असद उमर साहब ये तो नहीं कह सकते कि इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत सही कम करी तो वो सही था और अगर शहबाज शरीफ उधर कम रखे तो गलत है। या तो दोनों गलत थे या दोनों सही हैं, ऐसी बात तो नहीं हो सकती है। ये PTI की अजीब सी लॉजिक है, इसका क्या जवाब देगा? थैंक यू।